हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 14 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो आप करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में दिया गया है। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान में हम आपको 1 साल तक जितना भी हमारा PDF मटेरियल है वो प्रोवाइड कराते हैं, और न केवल बैंकिंग एग्ज़ाम बल्कि SSC और रेलवेज़ और स्टेट PCS जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है, इन सभी के लिए हमारा PDF मटेरियल काफ़ी यूज़फुल रहता है। चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप से पढ़ सकते हैं या फिर अपने सिस्टम या लैपटॉप की मदद से आप वेब एक्सेस भी कर सकते हैं। तो कोई भी अगर आपका डाउट होगा हमारी इस PDF कोर्स संबंधित तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। विच स्टेट रिकॉर्डेड द लोएस्ट सेक्स रेशो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। पूछ रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया गया। ऑप्शन है आपके सामने बिहार, सिक्किम, गुजरात या फिर हरियाणा। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं स्टैटिक से संबंधित या फिर करंट अफेयर से संबंधित, तो करंट अफेयर्स फंडा का टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स फंडा, यहाँ पर डेली हम क्वेश्चंस पोस्ट करते रहते हैं। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है। Where is the 12th World Hindi Conference being held from February 15th to 17th? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 15 फरवरी से 17 फरवरी तक कहाँ आयोजित हो रहा है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, फिजी। आपको जानना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ फिजी के साथ मिलकर 12वां वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहा है 15 से 17 फरवरी के बीच में। आपको बता दें, इस इवेंट का थीम इस बार रहेगा हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। काफ़ी महत्वपूर्ण थीम है, आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। आपको बता दें, ये जो इवेंट है 15 फरवरी को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर और फिजी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं सितिवेनी राबुगा, इनके द्वारा इनोग्रेट किया जाएगा। आपको बता दें, जो इससे पहले कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 11th एडिशन थी इस वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का, और मॉरिशस में हुई थी साल 2018 में। आपको जानना चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस ये 10 जनवरी 1975 को तब की जो हमारी प्राइम मिनिस्टर रही इंदिरा गांधी, इनके द्वारा इनोग्रेट की गई थी नागपुर में। और उस वक्त मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर थे शिवसुगुर रामोगुलम, ये तब चीफ गेस्ट बनकर आए थे इस कॉन्फ्रेंस में। आपको बता दें, कॉन्फ्रेंस 3 साल में एक बार ऑर्गेनाइज की जाती है। विच स्टेट टॉप्ड द मेडल्स टैली इन द 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स दैट कंक्लूडेड इन भोपाल, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भोपाल में संपन्न हुए 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, महाराष्ट्र। देखिए, 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 ये हाल ही में 11 फरवरी को संपन्न हुए भोपाल, मध्य प्रदेश में। आपको जानना चाहिए 30 जनवरी को इनकी शुरुआत हुई थी, और राज्य के अलग अलग क्षेत्रों से आए जो भी 6000 प्लेयर्स हैं, इन्होंने 27 डिफरेंट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया। आपको बता दें, महाराष्ट्र इसमें टॉप पर रहा है मेडल टैली में। 161 मेडल्स महाराष्ट्र ने जीते, जिसमें कि 56 गोल्ड हैं, 55 सिल्वर हैं और 50 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। वहीं हरियाणा दूसरे नंबर पर रहा है 128 मेडल्स के साथ, और मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर रहा है 96 मेडल्स के साथ। आपको जानना चाहिए, सबसे पहले इस इवेंट की शुरुआत 2018 में हुई थी, हरियाणा ने तब जीता था। हरियाणा ने जीता 2018 का। उसके बाद जो प्रीवियस एडिशन हुआ था 2021 वाला, 2022 में हुआ था, वो भी हरियाणा ने जीता। और महाराष्ट्र 3 बार जीत चुका है, 2019, 2020 और ये 2022। एक्चुअली हुआ क्या, 2018, 2019 और 2020 ये तो प्रॉपर चले
जिस साल जो साल है उसी साल हुए ये, 18 का 18 में, 19 का 19 में, 20 का 20 में। लेकिन जो 2021 वाला था वो 2022 में हुआ, क्योंकि 2021 वाला पोस्टपोन हो गया था तो 22 में हुआ। 2022 वाला जो होना था वो भी 2023 में हुआ है, तो इसलिए नाम इनका वही है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, हुए ये 2023 में है। इस तरह से आप मेडल टैली देख सकते हैं। अपने अपने राज्य का देख लीजिएगा, क्योंकि राज्य स्तर पर जो एग्ज़ाम आते हैं उसमें पूछ लेते हैं कि ये कि आपका राज्य जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस नंबर पर रहा, या फिर कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है इसमें आपका राज्य कौन से नंबर पर रहा। स्टेट स्पेसिफिक जो नॉलेज पूछी जाती है वो भी आप देख लिया कीजिए अपने राज्य से संबंधित। तो मैंने टॉप 8 लिखे हैं। इसके अलावा जो जितने भी राज्य की टैली भी आपको नेट पर मिल जाएगी। Which edition of Aero India was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi at Air Force Station येलाहंका इन बेंगलुरु? एरो इंडिया के किस संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में वायुसेना स्टेशन येलहंका में किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है 14th। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एशिया का बिगेस्ट एरो शो जिसका नाम है एरो इंडिया 2023, इसका 14th एडिशन एयरफोर्स स्टेशन येलाहंका बेंगलुरु में इनोग्रेट किया है 13 फरवरी 2023 को। आपको बता दें 5 दिन तक ये इवेंट चलने वाला है और इसका थीम है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। काफ़ी महत्वपूर्ण थीम है। इसमें जो भारत की ग्रोथ हुई है एरोस्पेस के सेक्टर में, डिफेंस कैपेबिलिटीज़ में, उसको शोकेस किया जाएगा। वहीं जो इंडिजीनियस इक्विपमेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं भारत की, फोर्ज पार्टनरशिप की जा रही है फॉरेन कंपनीज़ के साथ मेक इन इंडिया के तहत, वो सब भी डिस्प्ले की जाएंगी। आपको जानना चाहिए भारत ने एक टारगेट बनाया हुआ है कि फ़िलहाल जो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट है ये 1.5 बिलियन का है, इसको 5 बिलियन तक पहुंचाना। निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स is the new prime minister, is the new president of which country? निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स किस देश के नए राष्ट्रपति हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है साइप्रस। देखिए, साइप्रस में फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ये कंट्री के नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनाए गए हैं और इन्होंने एंड्रियास मावरियोनिस को हराया है। आपको बता दें इंडिपेंडेंट रहे, इन किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित नहीं थे, ये स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े। साइप्रस की अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल निकोशिया है, करेंसी यूरो है। अच्छा, इससे पहले आगे बढ़े मैं आपको बता देता हूँ बीपीएससी जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो इनका हाल ही में प्री एग्ज़ाम हुआ संडे को 12 फरवरी को। तो इसमें कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आप लोग देख लीजिएगा आपको याद है या नहीं है, क्योंकि आपने सब पढ़े हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्रीज रिसेंटली लॉन्च द UR 2.0 स्कीम इन 2022? ठीक है, तो जानते होंगे आप इसका आंसर। और फिर अगला है द प्राइम मिनिस्टर इनोग्रेटेड द फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डोनी पोलो एयरपोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन? बीपीएससी में जो है ना ये बहुत कंफ्यूज करता है, जो ऑप्शन डी आता है ना, मोर देन वन ऑफ द अबव, फिर नन ऑफ द अबव, है ना। एक ये क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ कंप्लीटेड द मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया इन नवंबर 2022 विथ फील्ड वीडियोग्राफी ऑफ द कंट्रीज हाउ मेनी लैंग्वेजेस? Which animal has been approved as a food animal by the Food Safety and Standards Authority of India in November 2022? सब आपके पढ़े हुए क्वेश्चन हैं ये। Which of the following committees submitted a report on gas pricing recommending complete pricing freedom from January 1st, 2026? इसका आंसर किरीट पारिक है। India's first floating financial literacy camp was organized recently by India Post Payments Bank in which of the following locations? अच्छा, इसमें आप ये देखिएगा जो ये वाला है ना क्वेश्चन, ये एयरपोर्ट वाला डोनी पोलो एयरपोर्ट, तो इससे आपको क्या फ़ायदा होता है जब कोई किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, अब इसमें स्टेट का नाम नहीं लिखा है, इन्होंने सिटीज़ का नाम लिखा है ना, किस सिटी में या किस लोकेशन में इनोग्रेट किया गया है। तो आपको एक आइडिया मिल सकता है कि हम कहाँ पर चूक रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप में से कई बच्चों ने केवल स्टेट का नाम देखा हो, किस स्टेट में किया गया है, लेकिन लोकेशन ना आपको पता हो, है ना। किसी को ये ना पता हो कि ईटानगर कहाँ पर है या फिर डिब्रूगढ़ कहाँ पर है।
तो पूरा देख के चलना है हमें। यदि किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर किसी चीज़ को लॉन्च किया गया है तो वो लोकेशन भी देख कर चलनी है। ये आइडिया हमें हो जाता है अगर हम इस तरह के क्वेश्चंस देखते रहते हैं। भले ही आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन है वो तो कॉमन रहते हैं। जनरल अवेयरनेस के पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर्स के पूछे जा रहे हैं, तो कोई एग्ज़ाम होता है तो आप देख लिया करें यदि अवेलेबल हो इस तरह के क्वेश्चंस। और भी क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड इट्स ओन प्राइवेट क्लाउड प्लेटफॉर्म नेम्ड महाबैंक नक्षत्र? किस बैंक ने महाबैंक नक्षत्र नाम से अपना निजी क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपना प्राइवेट क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है महाबैंक नक्षत्र, जिसका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने के लिए। किस मौके पर? अपने 88th बिजनेस कमेंसमेंट डे के मौके पर। आपको बता दें इसने ऑटोमेटेड डिजीज क्लेम सेटलमेंट सिस्टम को भी लॉन्च किया जिसका नाम है सुविधा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करते हैं तो एमडी एंड सीईओ एस राजीव है। हेडक्वार्टर्स पुणे महाराष्ट्र में है और टैगलाइन है वन फैमिली वन बैंक। हु लॉन्च्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव कैंपेन डिजिटल पेमेंट्स उत्सव एम्ड एट प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट्स अक्रॉस इंडिया? पूरे भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक व्यापक अभियान डिजिटल भुगतान उत्सव किसने शुरू किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, अश्विनी वैष्णव। आपको जानना चाहिए मिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशंस एंड रेलवेज अश्विनी वैष्णव, इन्होंने डिजिटल पेमेंट्स उत्सव को लॉन्च किया है जो कि भारत में डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करने से संबंधित कैंपेन है। तो ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैंपेन है जो कि इंडिया की जर्नी को शोकेस करता है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में जो भारत की जर्नी रही है उसको शोकेस करता है और ये इसमें कई सारे इवेंट्स होने वाले हैं और ये 9 फरवरी से 9 अक्टूबर 2023 तक चलेगा। ये टाइमलाइन महत्वपूर्ण है और इस कैंपेन का जो फोकस रहेगा वो डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देना है, खास करके लखनऊ, पुणे, हैदराबाद एंड बेंगलुरु में। तो G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप इवेंट के एक पार्ट के तौर पर इस उत्सव को मनाया जा रहा है। साथ ही इस मौके पर 28th डिजिधन अवार्ड्स भी प्रेजेंट किए गए टॉप परफॉर्मिंग बैंक्स को, बैंकर्स को, फिनटेक कंपनीज को अलग अलग कैटेगरीज में। हाल ही हमने ये भी देखा था कि अश्विनी वैष्णव ने अमृत पैक्स 2023 इसको इनोग्रेट किया। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन बी हेल्ड? भारत का पहला फ्रोजन लेक मैराथन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, पैंगोंग सो लेक। देखिए, इंडिया की जो फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन है ये लद्दाख के पैंगोंग सो लेक में आयोजित किया जाएगा 13,862 फीट की हाइट पर 20 फरवरी को। आर्मी जो है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इन सभी को इस मैराथन को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी दी गई है। तो 21 किलोमीटर की मैराथन ये रहने वाली है। लुकुंग इसका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा और मान विलेज इसका एंड पॉइंट रहेगा। इसे एडवेंचर स्पोर्ट्स फाउंडेशन ऑफ लद्दाख द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, ले टूरिज्म डिपार्टमेंट एंड ले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, मुंबई। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 आज़ाद मैदान चर्चगेट मुंबई में सेलिब्रेट कर रहा है 11 से 19 फरवरी 2023 के बीच में। तो भारत की जो रिच एंड डाइवर्स कल्चर हेरिटेज है उसको शोकेस यहाँ पर किया जा रहा है। आपको बता दें जो ये महोत्सव है, राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव, ये हर साल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा अलग अलग राज्यों में मनाया जाता है। जैसे 2019 में मध्य प्रदेश और 2022 में आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में मनाया गया और अब महाराष्ट्र में मनाया जा रहा है। तो 350 फोक एंड ट्राइबल आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज NICDT 2023? संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन NICDT 2023 का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन डी है, अलकेश कुमार शर्मा।
देखिए सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अलकेश कुमार शर्मा, इन्होंने फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज यानी कि NICETT 2023 एंड डिजिटल स्कीम इसको इनोग्रेट किया है। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया इसे? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NIELIT के द्वारा। अच्छा, जो अलकेश कुमार शर्मा ने उन्हें हाल ही में 2-3 इवेंट इनोग्रेट किए, हमने पहले भी पढ़े हैं, तो याद रखिएगा कौन है ये। सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। अच्छा, जो ये कॉन्फ्रेंस है NIELIT द्वारा ऑर्गेनाइज की गई, तो G20 का एक लीड इवेंट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। NIELIT की बात करें, ऑटोनोमस साइंटिफिक सोसाइटी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। Which edition of the ASEAN Digital Ministers Meeting under the theme of Synergy Towards a Sustainable Digital Future held in New Delhi? नई दिल्ली में आयोजित सिनर्जी टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल डिजिटल फ्यूचर थीम के तहत आसियान डिजिटल मिनिस्टर्स की बैठक का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी, थर्ड। देखिए, इंडिया आसियान डिजिटल वर्क प्लान 2023 को अप्रूव कर दिया गया है। किस मौके पर? थर्ड आसियान डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग जो कि न्यू दिल्ली में हुई है। किस थीम पर हुई है? सिनर्जी टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल डिजिटल फ्यूचर, ताकि जो भारत और आसियान के बीच में जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में जो रिलेशंस हैं उनको और मजबूत किया जा सके। विच सिटी होस्टेड द G20 इम्पावर इंसेप्शन मीटिंग? किस शहर ने G20 इम्पावर इंसेप्शन बैठक की मेजबानी की? सही आंसर ऑप्शन बी, आगरा है। देखिए, आपको जानना चाहिए G20 इम्पावर मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया आगरा उत्तर प्रदेश में 11 और 12 फरवरी 2023 के बीच में। थीम रहा एम्पावरिंग वुमेन टू लीड अक्रॉस सेक्टर्स, रोल ऑफ डिजिटल स्किलिंग एंड फ्यूचर स्किल्स। बाकी आप जानते हैं मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर स्मृति जुबिन ईरानी है। व्हाट इज इंडियाज एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग अकॉर्डिंग टू DGCA? DGCA के अनुसार भारत की विमानन सुरक्षा निरीक्षण रैंकिंग क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी, 55th। देखिए, इंडिया की जो एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग है, इसमें इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिला है। 112 से ये अब भारत 55वें पोजीशन पर आ गया है, तो ऐसा बताया है DGCA ने। और किसकी रैंकिंग होती है, किसके कौन ऑर्गेनाइजेशन ये इन कंट्री को इस तरह से रैंक करता है? ICAO, ठीक है, इनका जो अपना कोऑर्डिनेटेड वैलिडेटेड मिशन है इसके तहत। तो जो इनका यूनिवर्सल सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट प्रोग्राम है, ठीक है, उसके तहत ICAO ने भारत को 9 नवंबर से 16 नवंबर के बीच में एक सर्वे किया और उस हिसाब से 55th पोजीशन पर रखा है। अच्छा, मुझे इनकी साइट पर प्रॉपर एक वो रैंकिंग नहीं मिली, ये न्यूज़ वालों ने ही चलाई हुई थी न्यूज़, तो इसमें ये नहीं बता पाऊँगा मैं अभी कि फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है। भारत 55th पोजीशन पर है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मिल जाए मुझे इनकी साइट पर, थोड़ा टाइम चाहिए उसके लिए, तो मैं आपको बता दूंगा। जनरली होता है ना, कोई रैंकिंग होती है पहली 5 कंट्री कौन सी हैं, तो इसमें भारत 55th पोजीशन है, तो कोई शुरुआत की 5 कंट्रीज़ भी तो होंगी कोई, ठीक है। खैर वो मुझको मिली नहीं, न्यूज़पेपर वालों ने भी रिपोर्ट नहीं किया है, मैं आपको बता दूंगा जैसे ही मुझको मिलता है। बाकी आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कई बार पूछा जाता है। इसका हेडक्वार्टर्स मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1947 में हुई थी शिकागो कन्वेंशन के तहत। वेयर वॉज द एम्यूनिशन कम टॉर्पेडो कम मिसाइल बार्ज लॉन्च्ड इन थाने? थाने में एम्यूनिशन कम टॉर्पेडो कम मिसाइल बार्ज कहाँ लॉन्च किया गया? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। देखिए, इंडियन नेवी के कैप्टन प्रशांत सक्सेना, इन्होंने एम्यूनिशन कम टॉर्पेडो कम मिसाइल बार्ज यार्ड 125 इसको लॉन्च किया है। जो ये बार्ज है इसे MS सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड थाने में लॉन्च किया गया। बार्ज का मतलब होता है एक लंबी नाव आप कह सकते हैं, बोट कह सकते हैं लंबी, और फ्लैट होती है, जो इसका बेस होता है काफ़ी फ्लैट होता है, और कई सारे यात्री को ले जाने के लिए या फिर भारी सामान को ले जाने के लिए यूज़ की जाती है। तो 30 साल तक की सर्विस है इसकी। बाकी वही है, मेक इन इंडिया के तहत इसको बनाया गया है। ऑक्सीजन सिस्टम्स हैं इसको जो कि इंडियसली मैन्युफैक्चर्ड किए गए हैं। अच्छा, 2 डेवलपमेंट हमने देखे। एक तो इस मंथ की शुरुआत में जो LCA
है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। इसकी लैंडिंग की गई और मिग 29K की भी लैंडिंग की गई इंडिया के फर्स्ट इंजीनियर्स एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर। और जनवरी के महीने हमने देखा था कि इंडियन नेवी ने 5th कैवलरी क्लास सबमरीन INS वगीर इसको नवल डॉकयार्ड मुंबई में कमीशन किया गया। तो ये पूरी PIB की न्यूज़ थी, उसमें लास्ट में देखा गया था कि भारत ने हाल ही में तरक्की की है, तो ये दोनों पॉइंट्स भी उसमें लिखे गए थे। Which airline has signed agreements with Airbus and Boeing for the largest purchase of jetliners in commercial aviation history? वाणिज्यिक विमानन इतिहास में जेटलाइनर्स की सबसे बड़ी खरीद के लिए किस एयरलाइन ने एयरबस और बोइंग के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी एयर इंडिया है। आपको जानना चाहिए एयर इंडिया लिमिटेड ने एयरबस और बोइंग के साथ एग्रीमेंट किए हैं, जिससे कि कमर्शियल एविएशन हिस्ट्री में लार्जेस्ट परचेस ऑफ जेटलाइनर्स बताया जा रहा है। तो देखिए कुछ फ्लीट यहाँ पर परचेस करेगा एयर इंडिया इनसे, एयरबस बोइंग से। तो यहाँ पर 250 ऑर्डर्स मिल सकते हैं एयरबस को, ऐसा बताया जा रहा है। और ये इसमें जो एयरक्राफ्ट होंगे ये A320 सिंगल आइल, ठीक है, ये शामिल रहेंगे इसमें। अच्छा, यहाँ पर आप ये सब देख रहे हैं आइल, इसका मतलब क्या होता है? ये एक्चुअली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछ लिया जाता है इंग्लिश में। और हर कोई चीज़ आपको ऐसा नहीं है कि केवल एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ही पढ़नी चाहिए, कुछ ऐसी भी चीज़ होती हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए, है ना, जनरल नॉलेज के तहत। तो आयल क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ, वैसे आपको मालूम होगा, जिन्हें नहीं मालूम है वो जान लीजिए। देखो आप जो ये बीच में नैरो स्पेस देख रहे हैं ना, चाहे आप इस तरह से किसी शॉपिंग मॉल में जाएँ तो रैक लगी रहती है, बीच में ये जो रास्ता है नैरो, है ना, इधर चर्च में देखें दोनों साइड बेंचेस हैं, बीच में ये रास्ता है। या आप एयरक्राफ्ट में देखें, है ना, एरोप्लेन में दोनों साइड सीटें हैं, बीच में आने जाने का रास्ता है, इसको बोलते हैं आइल। इसी तरह से बस में आप देखें, बस में दोनों साइड सीटें रहती हैं, बीच में जो रास्ता रहता है उसको बोलते हैं आइल। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। हाउ मैनी ईयर्स ऑफ आसियान इंडिया रिलेशंस आर बीइंग सेलिब्रेटेड थ्रू द 4th आसियान इंडिया यूथ समिट? चौथा आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन आसियान भारत संबंध के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है? सही आंसर ऑप्शन सी है 30 ईयर्स। देखिए 4th आसियान इंडिया यूथ समिट जो कि भारत आसियान के 30 साल के रिलेशंस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है हैदराबाद तेलंगाना में 12 से 16 फरवरी 2023 के बीच में। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो कौन सा है? 4th है ये। जरूरी नहीं है क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि हाल ही में आसियान इंडिया यूथ समिट का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो आंसर होगा 4th। कहाँ पर किया गया? हैदराबाद तेलंगाना में। आपको जानना चाहिए भारत और आसियान के रिश्ते के बारे में। लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत शुरुआत हुई थी 1990s में। भारत आसियान के साथ सेक्टोरल पार्टनर बना 1992 में, डायलॉग पार्टनर बना 1996 में, समिट टेबल पार्टनर बना 2002 में। आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की अगर हम बात करते हैं, इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी बैंकॉक थाईलैंड में। बैंकॉक डिक्लेरेशन भी इसको बोलते हैं, कई बार पूछा जाता है बैंकॉक डिक्लेरेशन किससे संबंधित है। आसियान के जो फाउंडिंग फादर्स हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड है। उसके बाद ब्रुनई, दारुसलाम शामिल हुआ, फिर वियतनाम शामिल हुआ, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया सभी शामिल हुआ। इस तरह से आसियान के 10 मेंबर स्टेट्स बन गए। आसियान का सेक्रेटेरिएट जकार्ता इंडोनेशिया में है। तो स्थापना वर्ष आप याद रखिएगा 1967 है आसियान का। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर हम देखने वाले हैं। वाई लैंडिंग सर्विसेज, लेजी पे एंड किस्त इन न्यूज़, गवर्नमेंट रिवोक द बैन imposed on them. Mobile and IT company Nokia is based in which country? Finland. Who is currently serving as the Chief Minister of Sikkim? Prem Singh Tamang. American basketball great LeBron James plays for which team? Los Angeles Lakers. At what annual income are OBCs considered part of the creamy layer 8 lakh or more? Advocate L. Victoria Gori has been elevated as a judge in which High Court? Madras High Court. India is the world's second largest consumer and number 1 importer of vegetable oil. और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इस तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज द जोजिला पास लोकेटेड? हु इज करंटली सर्विंग एज द होम सेक्रेटरी? थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स हैज़ बिगन इन? व्हेन वाज द स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम लॉन्च्ड? Where is the National Center for Medium Range Weather Forecasting located?
नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी केम इन टू एग्जिस्टेंस इन अक्टूबर दिस ईयर। तो इन 6 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट किया कीजिएगा, फिर से आपसे रिक्वेस्ट है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट पेजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारी करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।